मैं सबसे पहले कोचिंग विश्वविद्यालय का प्रोफेसर के अजीता जी का, डॉक्टर प्रभाकरन का और पिछले सत्र के मुख्य वक्ता और हमारे वरिष्ठ महत्वपूर्ण चिंतक, लेखक, कवि, आलोचक डॉक्टर आशीष त्रिपाठी का तो नमस्कार व्यक्त करता हूँ। और यह जो विषय है मनुष्य, प्रकृति और कविता, इस पर विचार करते हुए मुझे लगता है कि मनुष्य, प्रकृति और कविता तीनों को जिस एक सूत्र से हम देख सकते हैं वो है हमारा वर्तमान। और मनुष्य, प्रकृति और कविता पर की गई कोई भी बात इस वर्तमान से बाहर की बात नहीं हो सकती। इसलिए मुझे लगता है कि मनुष्य, प्रकृति और कविता के विषय में जब हम बात कर रहे हैं, जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो इस वर्तमान को देखने और समझने की जरूरत है। और इस वर्तमान को जब हम देखने की कोशिश करते हैं तो इस वर्तमान से जुड़ा हुआ जो हमारा अतीत है, मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर? जी जी। तो इस वर्तमान से जुड़ा हुआ जो हमारा अतीत है, उस अतीत को भी हम इस वर्तमान के दायरे से देख सकते हैं। वाल्टर बेंजामिन ने इतिहास के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात कही। वाल्टर बेंजामिन का कहना है कि कोई भी इतिहास अतीत में निर्मित नहीं होता, वो वर्तमान में निर्मित होता है। और इसीलिए हम अपने इतिहास को बार बार उसका उत्खनन करते हैं। कविता के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये जो सहजता जो हमारे भीतर विकसित हुई है, इस सहजता से हम कैसे संघर्ष करें। आज की चिंता, आज के मनुष्य की चिंता, आज के मनुष्य की प्रकृति के संदर्भ में चिंता, कविता के संदर्भ में चिंता, इस सहजता से सहज संघर्ष करती है। और इसी संघर्ष को आज की कविता का अनिवार्य और जरूरी लक्ष्य माना जा सकता है। प्रकृति के बारे में बात करते हुए कई बार ऐसा लगता है जैसे हम नदी, पहाड़, जंगल, मिट्टी को ही प्रकृति मानते हैं, जबकि प्रकृति का एक अर्थ आत्म प्रकृति भी है। और अभी मनुष्य के अंगों को लेकर बात हो रही थी, सवाल पूछा गया था। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये हम सबको स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्य प्रकृति का अविभाज्य अंग है। और जब मनुष्य प्रकृति से अलग होगा, जैसे शरीर का अगर कोई अंग अलग हो जाए तो शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर वो शरीर नहीं रहेगा। तो उसी तरह मनुष्य भी प्रकृति का अविभाज्य अंग है। और मनुष्य और प्रकृति का यह जो लाखों वर्ष पुराना संबंध है, उस संबंध को अगर हम देखें तो मनुष्य प्रकृति के सानिध्य में, प्रकृति के संसर्ग में ही सीख पाया है, देख पाया है और जान पाया है। प्रकृति के बगैर मनुष्य की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। आप देखें कि मनुष्य ने प्रकृति के संसर्ग में ही अपनी सारी उपलब्धियां हासिल की, चाहे वो भाषा हो, प्रेम हो, सामाजिकता हो, ज्ञान, विज्ञान, जो कुछ भी है वो मनुष्य ने प्रकृति से सीखा है। प्रकृति से अलग होकर मनुष्य की कोई चेतना, कोई ज्ञान, किसी तरह की चीज की बात नहीं की जा सकती। और ऐसे में मनुष्य के सामने अगर प्रकृति से एक विलगाव होगा तो मनुष्य और मनुष्यता के ऊपर एक गहरे संकट की बात सोची जा सकती है। आप देखेंगे कि मनुष्य ने सबसे पहले अपने आप को प्रकृति से अलग करने की कोशिश तब हुई जब मनुष्य ने धीरे धीरे अपने हाथों को स्वतंत्र किया। लेकिन ये प्रकृति के साथ अलगाव नहीं था, ये वास्तव में प्रकृति के साथ एक नए संबंध, एक नए तरह के द्वंद्व की स्थापना थी। और मनुष्य ने जब अपने दोनों हाथों को स्वतंत्र किया तो उन दोनों हाथों के द्वारा वो श्रम कर सकता था और यहाँ से वो एक फल तोड़ सकता था और उस फल को एक की जगह दो फल तोड़ सकता था और एक फल वह खुद खाएगा और एक दूसरा अपने किसी साथी को देगा। और यहाँ से एक संवाद,
एक तरह की संवेदना मनुष्य के भीतर निर्मित होने लगी। और यही वह बिंदु है जहां उसे एक दूसरे को कुछ कहने, एक दूसरे से कुछ सुनने, एक दूसरे के प्रति आभार व्यक्त करने की जरूरत महसूस हुई। मुझे लगता है कि ये जो मनुष्य का यह एक क्रांतिकारी क्षण था, और यही मनुष्य को प्रकृति के तमाम दूसरे पशुओं से, दूसरे जंतुओं से अलग करता है। और यहाँ पर जब मनुष्य ने अपने दोनों हाथों को स्वतंत्र किया, तो उसके बाद वह दूसरे तरह के संबंधों को निर्मित करने लगा। और यहाँ उसने एक साथी की पहचान की, फिर धीरे धीरे एक समुदाय बना, और फिर एक दूसरे को कुछ कहने के लिए तमाम तरह की अभिव्यक्तियों की कोशिशें शुरू हुई। तो मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में यह एक क्रांतिकारी उछाल था। और आप देखेंगे कि यहीं से, और इसीलिए मुझे कई बार लगता है कि यह एक उलटबासी हो सकती है, लेकिन शायद कविता की शुरुआत भाषा से भी पहले हुई होगी। जब मनुष्य ने दूसरे को फल दिया होगा या कुछ, और ये हमारे माइथोलॉजी में जगह जगह इस तरह की चीजें मौजूद हैं। जब मनुष्य ने पहली बार अपने किसी साथी को फल दिया होगा, तो जो एक अनकहा सा धन्यवाद व्यक्त किया गया होगा, वह शायद पहली कविता होगी, और वो एक शब्दहीन कविता रही होगी। और यहाँ से मनुष्य, प्रकृति और कविता के विषय में हम बात आरंभ कर सकते हैं। यहाँ से मनुष्य, प्रकृति और कविता का एक नया प्रस्थान आरंभ होता है। यहाँ से मनुष्य, प्रकृति और कविता की एक नई दुनिया निर्मित होती है। और इस नई दुनिया के एक अनिवार्य नागरिक के रूप में मनुष्य ने अपने पुराने समय से अपने नए समय को अलगाया। और इसलिए मुझे कई बार लगता है कि हम सब इतिहास और अतीत को देखते हुए लगातार क्रमिकताओं की बात करते हैं, लेकिन हम क्रमभंग की बात नहीं करते। और यह जो क्रांतिकारी कदम था, यह जो क्रांतिकारी उपलब्धि, क्रांतिकारी कदम के बाद की जो उपलब्धि थी, इसने मनुष्य को अपने अतीत से अलग कर दिया। वो अतीत का हिस्सा होते हुए भी वहां से उसने एक नई शुरुआत की, और यह एक नया क्रमभंग था। और यह हजारों साल, और धीरे धीरे फिर, अब मैं उस नृतत्व शास्त्र के विषय में नहीं जाऊंगा कि धीरे धीरे कैसे मनुष्य खेती करता हुआ, और पशुपालन, फिर खेती, और तमाम तरह की उपलब्धियां, फिर सभ्यता का विकास होता गया। और ये जो यात्रा थी, ये कोई 1 या 2 दिन या 1000-2000 सालों में नहीं हुई। ये एक बहुत लंबी प्रक्रिया के, और इसी प्रक्रिया में मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, समाजशास्त्र आदि का निर्माण हुआ। और इसमें कई, इस रास्ते में ये कोई सपाट रास्ता नहीं रहा होगा, इसमें कई मोड़ आए होंगे, कई दोराहे चौराहे आए होंगे, और कई बार ऐसा भी लगा होगा कि हम पीछे आ रहे हैं, और फिर हम उससे भी आगे आए होंगे। जब मार्क्स जब ये कहते हैं कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें एक सपाट हम सीधे वर्ग संघर्ष, बहुत सारा ऐसा दौर भी रहा होगा जिसमें वर्ग संघर्ष नहीं हुआ होगा, और ऐसे दौर इतिहास में हम उनकी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बहुत सारा दौर हुआ होगा। ऐसे बहुत सारी प्रजातियां हैं जो इतिहास से संघर्ष के बाद खत्म हो गई, नष्ट हो गई, और इसका के प्रमाण है। तो जब हम एक व्यापक समय की बात करते हैं, एक व्यापक दायरे की बात करते हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण, जो एक तरह से जो मूल अंतर विरोध है, उन मूल अंतर विरोधों को रेखांकित करते हैं। और जैसे मनुष्य ने अपने हाथों को स्वतंत्र किया, और धीरे धीरे वो आगे निकलता गया, और प्रकृति के साथ उसका जो संबंध था, अब एक नए स्तर पर, नए मुकाम पर, नए आयाम पर था। और यहाँ वह प्रकृति को दे भी रहा था, और प्रकृति से ले भी रहा था। वह प्रकृति का मित्र भी था, और प्रकृति से संघर्ष भी कर रहा था। आप देखेंगे कि प्रकृति और मनुष्य का यह जो द्वंद्वात्मक संबंध है, यहीं से मनुष्य ने तमाम चीजें सीखी हैं। और इसलिए मनुष्य के पास जो भी, जैसे मनुष्य के हाथों की जो गति है, आप देखेंगे कि उस गति में, प्रकृति में जो मौजूद गति है, उसके साथ एक तरह की एकात्मकता है। उस एकात्मकता के बगैर मनुष्य की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। मनुष्य प्रकृति का सबसे सुंदर, सबसे अर्थपूर्ण, सबसे संगत प्रतिरूप है। और इसलिए
हमें यह बात भी समझनी चाहिए कि मनुष्य और प्रकृति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो मनुष्य और प्रकृति जैसे हम कई बार कविता या साहित्य पर बात करते हुए रूप और अंतर्वस्तु जैसी जो बात करते हैं तो ये एक तरह का कृत्रिम विभाजन होता है। वास्तव में रूप और अंतर्वस्तु जैसी कोई अलग अलग कर कर पहचान करने वाली कोई चीज नहीं होती है। ठीक उसी तरह मनुष्य और प्रकृति को भी अलगाया नहीं जा सकता है। यह संभव नहीं है कि मनुष्य पर अगर कोई हमला करे तो वो हमला प्रकृति पर नहीं होगा और प्रकृति पर कोई हमला करे तो वो मनुष्य पर नहीं होगा। यह एक भाषिक सुविधा है कि हम मनुष्य और प्रकृति को अलग करते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ से मनुष्य और प्रकृति के नए अंतर संबंध विकसित हुए और जहाँ मनुष्य प्रकृति से ले रहा था वहीं प्रकृति को दे भी रहा था। जहाँ वो प्रकृति से संघर्ष कर रहा था वहीं प्रकृति उसको उसके सामने संघर्ष की नई नई चुनौतियां भी प्रस्तुत कर रही थी। और जितनी तरह की प्राकृतिक विभीषिकाएं हैं उन सब से मनुष्य बाहर निकलता आया। और इस पूरी प्रक्रिया में जिसको हम मानवीय सभ्यता कहते हैं, जिसको हम मनुष्य की सभ्यता के रूप में जानते हैं, वो इसी संघर्ष के प्रतिरूप, इसी संघर्ष के फल के रूप में हमारे सामने आई। इस संघर्ष के बगैर मनुष्य के किसी विकास का कोई आकलन, कोई अर्थ नहीं बनता है। अब ये पूरी प्रक्रिया 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी के बाद एक नए मुकाम पर आती है। आप देखेंगे कि मनुष्य के भीतर धीरे धीरे प्रकृति के साथ जो संघर्ष था और उस संघर्ष में वो समय दर समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया उसके भीतर लोभ, लालच, आकांक्षा और इच्छा के नए संसार ने धीरे धीरे जगह बनानी शुरू की। और उसे लगा कि ये लगभग उस सोने के अंडे देने वाली मुर्गी की बात है। उसे लगा कि वो प्रकृति का बहुत सारा दोहन और उन्मूलन कर सकता है, लेकिन प्रकृति का दोहन और उन्मूलन उसके दो हाथों के बस की बात नहीं थी। क्यों बस की बात नहीं थी? क्योंकि प्रकृति, उसके दो हाथों की जो गति थी वो प्रकृति प्रदत्त थी। प्रकृति में जो मौजूद गति है वो उस गति के साथ सिंक्रोनाइज थी। और इसलिए मनुष्य, फर्ज कीजिए कि अगर एक जंगल साफ कर रहा था तो उस जंगल को के साफ करने की मनुष्य की एक निश्चित गति थी और उसी अनुरूप प्रकृति का विकास भी था। और इसलिए मनुष्य की जरूरतें सीमित थीं, मनुष्य की इच्छा और आकांक्षा का संसार सीमित था, हालांकि इच्छा और आकांक्षा लगातार आगे बढ़ती जाती थी। और यहीं पर एक नया मोड़ आता है और वो है 16वीं 17वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति। आप देखेंगे कि मनुष्य के सामने इस प्रकृति पर आधिपत्य जमाने का, इस प्रकृति पर अधिकार करने का, इस प्रकृति को अपने वर्चस्व में लेने की एक नई आकांक्षा बनी थी। और उसे लगा कि वह जो बार बार रोज रोज का संघर्ष है, रोज रोज का जो कोशिश है, इस कोशिश को क्या वो किसी एक झटके में, किसी एक कोशिश में बदल सकता है। और आप देखेंगे कि यह जो 16वीं 17वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति हुई, इसने एक नया आयाम ला दिया, एक नई मंजिल दी। और ये नई मंजिल है यंत्र। और मनुष्य और प्रकृति के बीच एक नई चीज, एक नई परिपाटी, एक नए तरह के एंटिटी ने जगह बना ली। और जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच एक द्वंद्व था, एक दूसरे को के साथ आदान प्रदान, एक दूसरे के संघर्ष के साथ संघर्ष था, वहीं अब यह संबंध त्रिकोणात्मक हो गया, यानी मनुष्य, प्रकृति और औद्योगिक सभ्यता, औद्योगिक क्रांति, यंत्र। और अब मनुष्य के भीतर प्रकृति के उन्मूलन, प्रकृति को साफ कर देने, प्रकृति को नष्ट कर देने की जो आकांक्षा है, अब वह और प्रबल हो। अब वह एक जंगल को, जिसको वो एक महीने में साफ करता था, अब वो उसको कुछ घंटों में कर सकता था। और यहाँ पर यह भी बात महत्वपूर्ण है कि मनुष्य के दो हाथों की जो सीमित गति थी, जो प्रकृति प्रदत्त थी, प्रकृति के अनुरूप थी, अब वह उससे भिन्न गति से द्वारा प्रकृति का उन्मूलन कर सकता था। और इस प्रक्रिया ने मनुष्य के भीतर यह विवेक, यह तर्क, यह ज्ञान पैदा किया, निर्मित किया कि वह प्रकृति पर एकाधिकार कर सकता है। और जिस वर्तमान की बात हमने आरंभ में की, उस वर्तमान को इस मोड़ से, इस बिंदु से, इस क्रांतिकारी कदम के बाद से नए रूप में देखा जाना चाहिए।
और मशीनों के आने के बाद हाथों की गति का अर्थ नहीं रह गया और एक नई तरह की गति के अधीन होने लगा मनुष्य और मानवीय सभ्यता। आरंभ में मनुष्य को यह लगा कि वह यंत्रों के रास्ते प्रकृति पर आधिपत्य जमा सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि धीरे धीरे मनुष्य उस यंत्र पर इस हद तक निर्भर होने लगा कि मनुष्य यंत्र को निर्धारित और नियंत्रित नहीं करने लगा, यंत्र मनुष्य को निर्धारित और नियंत्रित करने लगा। और इस पूरी प्रक्रिया ने मनुष्य जो प्रकृति का उन्मूलन कर रहा था, और आरंभ में ही हम इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि मनुष्य स्वयं प्रकृति का अंश था, यानी यह जो प्रकृति का मनुष्य द्वारा किया जा रहा उन्मूलन था वह एक तरह का आत्म उन्मूलन था। आरंभ में वह एक अंतर्द्वंद था, अब यह आत्म उन्मूलन हो गया और यहाँ से उसने बिलगाव की, एलिनेशन की एक नई दशा में वो पहुंच गया। या कुछ कुछ बहुत सरलीकृत तरीके से समझें तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक मनुष्य यंत्र के द्वारा अपने ही हाथ काट रहा है, अपने ही पैर काट रहा है, और इस अर्थ में मनुष्य ने प्रकृति को नष्ट करके किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसने स्वयं का नुकसान पहुंचाया, अपने ही शरीर का नुकसान पहुंचाया, अपनी ही चेतना को कुंठित किया, अपने ही विकास और अपने ही विवेक को नष्ट किया। और इस संदर्भ में एक और बात की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, वो ये कि औद्योगिक क्रांति के बाद मनुष्य ने जो तर्क का विकास किया, ज्ञान का विकास किया, विवेक का विकास किया, उसने धीरे धीरे मनुष्य के तमाम चीजों के ऊपर एक वर्चस्व जमाना। एडर्नो ने इसके लिए इंडस्ट्रियल रैशनैलिटी की बात की, और एडर्नो इस बात को भी सामने रखते हैं कि ये जो नया ज्ञानोदय था, ये जो एक नई तरह का प्रबोधन था, जहां लगता है मनुष्य को कि वो एक अंधेरे समय से बाहर आ रहा है। एडर्नो कहते हैं कि ये जरूरी तो था, लेकिन यह असंभव है। यह असंभव है कि मनुष्य प्रकृति के उन्मूलन के बाद मनुष्य रह जाएगा। प्रकृति को नष्ट करने के बाद, प्रकृति को पूरी तरह तबाह करने के बाद मनुष्य के पास मनुष्य होने का क्या अर्थ रह जाएगा। इसलिए वो कहते हैं नेसेसरी बट इम्पॉसिबल। और यहाँ से आधुनिकता का एक नया प्रश्न हमारे सामने आता है। और आप देखेंगे कि 18वीं सदी के आसपास 1789 में फ्रांसीसी क्रांति होती है। 18वीं सदी के अंतिम दशकों, 2 दशकों की बात अगर हम करें जो है, और एक सवाल बहुत समय से दर्शन में चला आ रहा था कि व्यवहार महत्वपूर्ण है या सिद्धांत। और इस संदर्भ में जब मनुष्य एक औद्योगिक सभ्यता के नियंत्रण में आ गया, तो कांट ने इस बात को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहा कि कांट ने कहा कि न तो व्यवहार और सिद्धांत, इनको अलगा कर देखने की जरूरत नहीं है। दरअसल दोनों के समन्वय से जो मनुष्य का विवेक निर्मित होगा, वहीं से चीजें समझ में आएंगी और वहीं से चीजें देखी जाएंगी। एक चीज की तरफ और हम ध्यान दें, क्योंकि आरंभ में हमने समय की बात कही, तो आप देखेंगे कि औद्योगिक सभ्यता और जो एक सामंती व्यवस्था थी, उसमें एक मूलभूत अंतर था, और वो मूलभूत अंतर समय को लेकर है। औद्योगिक सभ्यता समय को बारीकी से बांटने पर बल देती है। क्यों करती है ऐसा? क्योंकि वह समय को, जैसा कि मार्क्स ने कहा कि श्रम पूंजी पैदा करता है, और श्रम के का समय से अर्थ जुड़ा हुआ है। जबकि सामंती व्यवस्था में समय का बोध घंटों में नहीं है, मिनटों में नहीं है। तो यह जो समय का सूक्ष्म होना है, यह एक नई स्थिति थी। और इसको सिर्फ हम घड़ी के समय की तरह नहीं देख सकते। यह जो मनुष्य के अंतर संबंध थे, उसको भी इस समय के नए बोध ने बदलना शुरू किया। और इस अंतर संबंध को बदलने के क्रम में मनुष्य की अंतः प्रकृति भी बदलती गई, और यहाँ से मनुष्य जो है आत्मनिष्ठता की एक नए मुकाम पर आ गया।
जर्मन दार्शनिकों ने इस पर बात की है कि भाई 18वीं शताब्दी से पहले चिंतकों के पास या समाज में मेरा घर तेरा घर, मेरा बैंक बैलेंस तुम्हारा बैंक बैलेंस, ऐसी चीजें नहीं थी। एक सामूहिक संपत्ति थी। यहाँ से जो एक नए तरह के एक नए तरह के सेल्फ की जो बुनियाद पड़ी, उसने मनुष्य को एक नए संकट में ला दिया। और आप देखेंगे कि इसका एक बड़ा परिणाम जो 18वीं सदी के मध्य में आया और 19वीं सदी पूरी तरह से आक्रांत है, वो है साम्राज्यवाद। अब सवाल ये उठता है कि साम्राज्यवाद के पीछे का तर्क क्या था। आप देखेंगे कि साम्राज्यवाद जो है वो अधिक उत्पादन, पूरे यूरोप में जितना उत्पादन हो रहा था साम्राज्यवाद से पहले, साम्राज्यवादी आधिपत्य से पहले, उसमें कहीं यूरोप को कोई कमी नहीं थी। अगर उसके वितरण पर ध्यान दिया जाता तो यूरोप में कहीं कोई इस तरह की समस्या नहीं थी। लेकिन यंत्रों के आने के बाद जो लालच का एक नया संसार बना, उस संसार से जो तर्क निर्मित हुए, उसने यूरोप को यह विवेक विकसित किया कि हमें उन मुल्कों पर जहां औद्योगिक क्रांति नहीं हुई है, जहां उद्योग धंधे नहीं पहुंचे हैं, जहां उत्पादन की पुरानी रवायत मौजूद है, उन पर हमें अधिकार करना चाहिए। और इस संदर्भ में एक दिलचस्प बात यह है कि फ्रांसीसी क्रांति से जो 3 महत्वपूर्ण मूल्य निकल कर आए, स्वतंत्रता, समानता और न्याय, इन तीनों मूल्यों को यूरोप ने जिस तरह आत्मसात किया, वह मूल्य यूरोप के लिए, जैसे अभी मैंने आत्मनिष्ठता की बात की, वो मूल्य यूरोप के लिए इस अर्थ में आड़े नहीं आए कि उसने स्वतंत्रता, समानता और न्याय को जैसे अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देशवासियों के लिए स्वीकार किया, वैसे ही उसने उन मुल्कों के लिए उन मूल्यों का को स्वीकार नहीं किया जिन पर उसने आधिपत्य किया। जैसे भारत के लिए या एशियाई, अन्य एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों के लिए उसके जहन में स्वतंत्रता, समानता और न्याय की बात नहीं आई। और यहीं से यूरोपीय आधुनिकता की एक खंडित चेतना हमारे सामने आती है। और यहीं से जो एडर्नो जिस बात को कहते हैं कि नेसेसरी बट इम्पॉसिबल, उसका तर्क हमारे सामने आता है। और यह जो नेसेसरी बट इम्पॉसिबल वाली जो बात है, वहीं से यूरोप के भीतर साम्राज्यवादी लालच का, साम्राज्यवादी लूट का एक नया तर्क, एक नया ज्ञान, एक नई दृष्टि विकसित होती है। और फिर आप देखिए कि आज जिस दुनिया की बात हम करते हैं, हम अगर इसको बहुत सामान्य तरीके से भी देखना चाहें तो आज इस दुनिया में जितने तरह के संकट हैं, जितने तरह के रोग हैं, जितने तरह की व्याधियां हैं, जितने तरह के अपराध हैं, वह सब इसी साम्राज्यवाद की देन है। इसी साम्राज्यवाद द्वारा बनाया गया यह विभाजन है, यह संसार है, यह साम्राज्य का ये बनाया हुआ विभाजन या एक तरह से मुल्कों का गैर बराबरी का की रेखाएं हैं। और अगर हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि भारत जैसे देश के सामने एक बड़ा संकट था। और वह बड़ा संकट यह था कि हमें आधुनिकता और आधुनिकता जनित वर्चस्व दोनों के बीच अंतर करना है। यानी यूरोपीय आधुनिकता के उस परिभाषा को जो स्वतंत्रता, समानता और न्याय को अपने तक महदूद रखता है, उससे हमें अलग होना है, लेकिन पुराने समय से हमें निकल कर भी आना है। और इस अर्थ में भारतीय आधुनिकता का एक नया दौर, एक नया अध्याय, एक नया विकास सामने आता है। और मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन चूंकि हम 20वीं सदी की कविता के संदर्भ में भी बात इसको जोड़ रखेंगे, तो मैं इसमें एक बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। और क्योंकि हम जब मनुष्य और प्रकृति की बात कर रहे हैं तो हमारे राष्ट्र की अंतः प्रकृति क्या थी, क्योंकि अगर हम भारतीय कविता की बात करते हैं, वर्तमान भारतीय कविता की बात करते हैं, तो उसका संबंध हमारी आधुनिक अंतः प्रकृति से भी है। और मुझे लगता है कि यह जो भारतीय संस्कृति, यह जो भारत की जो आधुनिक अंतः प्रकृति है,
इसका निर्माण 20वीं सदी के आरंभ में विशेषकर गांधी के आगमन के बाद होता है। और गांधी ने यूरोपीय आधुनिकता के बरक्स भारतीय आधुनिकता की नई परिकल्पना को रचा। और अगर हम समग्रता में विचार करें तो जिसको हम 20वीं सदी की भारतीय कविता कहेंगे, उसकी अंतर्लय, उसमें जो अंतर्भूत चेतना है, उसमें जो ज्ञान और संवेदना का द्वैत है, वो इसी वैकल्पिक आधुनिकता से, इसी वैकल्पिक आधुनिकता की अंतर्भूत प्रकृति से मौजूद है, प्रकृति में मौजूद है। और इसलिए अगर हम गांधी या अगर हम इस सवाल को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसको हम आधुनिक भारत कहेंगे, उसका अर्थ क्या है। मैं यहाँ जब केरल आया तो मेरे सामने एक सवाल यह भी लगा कि हम हिंदी को लेकर, हिंदी भाषा को लेकर कितने सीमित तरीके से उत्तर भारत में सोचते हैं। हम अगर यह कहते हैं कि हिंदी भारत की महत्वपूर्ण भाषा है, हिंदी भारत की अनिवार्य भाषा है, तो इस वाक्य का अर्थ कैसे निकलेगा। और इस वाक्य के अर्थ की अगर हम तलाश करेंगे तो क्या हम यह नहीं सोच सकते कि मराठी लोगों द्वारा बोली जा रही हिंदी, या तमिल लोगों द्वारा बोली जा रही हिंदी, या यहाँ केरल में रह रहे मलयालम भाषी लोगों द्वारा बोली जा रही हिंदी, इस और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और बिहार और बंगाल और उड़ीसा, इन सब की हिंदी का समुच्चय ही हिंदी भाषा हो सकती है। अगर हम ऐसे नहीं सोचेंगे तो जिस भारतीय चेतना की बात हम करते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। और फिर हम दरअसल उसी यूरोपीय आधुनिकता के बरक्स सोचने की कोशिश कर रहे हैं, जहां स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा किसी एक व्यक्ति, किसी एक विशेष समाज या किसी एक विशेष समुदाय के लिए, और बाकी लोगों के लिए उसका कोई अर्थ नहीं। मुझे लगता है इस सवाल को सबसे प्रमुखता से, सबसे अनिवार्यता के साथ गांधी ने सोचने का काम किया। और गांधी इस बात को सामने लाते हैं। गांधी के अगर हम हिंद स्वराज 1909 के हिंद स्वराज को देखें तो गांधी इस बात को सामने लाते हैं कि औद्योगिक सभ्यता की जरूरत उस अर्थ में भारत को नहीं है। हालांकि वो औद्योगिक विकास की बात को नकारते नहीं है, लेकिन वो औद्योगिक सभ्यता जनित जो एक संसार है उसको नकारते हैं। और गांधी और टैगोर के बीच जो बहसें हैं, गांधी और नेहरू के बीच जो आधुनिकता को लेकर बहसें हैं, मुझे लगता है कि आज जब हम अपने वर्तमान के बारे में चिंतित हैं तो उन बहसों की तरफ हमें जाने की जरूरत है। तो गांधी जिस बात को रख रहे थे, उस आधुनिकता का संदर्भ 20वीं सदी के भारत की आधुनिकता का संदर्भ जो निर्मित हो रहा था। और जैसा कि अभी छायावाद पर बात हुई, मैं भी छायावाद के संदर्भ में कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। और मुझे लगता है कि जब हम मनुष्य, प्रकृति और कविता के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो हम जो मैं एक छोटा सा मैंने आपको एक बात रखी कि कैसे हम प्रकृति के साथ आगे बढ़ते आए, तो यह जो प्रकृति के साथ मनुष्य का संबंध है, वो संबंध औद्योगिक सभ्यता के बाद नए स्तर पर आ जाता है, नए मुकाम पर आ जाता है। उसकी एक नई मंजिल हमारे सामने है, और इस मंजिल से, इस नए मुकाम से, इस नए प्रस्थान से हमें विचार करना चाहिए। और आप देखेंगे कि आधुनिकता को लेकर हम कई तरह से बार बार हम क्लासेस में या आपसी संवाद में आधुनिकता को लेकर बात करते हैं, लेकिन आधुनिकता के बारे में बात करते हुए कई बार हम बहुत सचेत तरह से किसी खास दृष्टि को महत्व दे रहे होते हैं। जैसे अगर हम आधुनिक हिंदी साहित्य की बात करें तो ये बात कई बार समझ से परे लगती है कि आधुनिक कविता की शुरुआत भारतेंदु से हम क्यों मानते हैं। क्या मनुष्य और प्रकृति का अंतः संबंध वहां से बदल रहा है? क्या मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों में वहां से कोई नई दशा नजर आती है? अगर बड़ा परिवर्तन देखना ही है तो मुझे लगता है कि वो बड़ा परिवर्तन कविता में तो रीतिकाल के अंतिम दौर में आने लगता है, जहां हमारी अकादमिक मजबूरी हमें घनानंद जैसे महत्वपूर्ण और आधुनिक कवि को रीति मुक्त जैसी धारा में रखने को बाध्य करती है।
हम इन सवालों से बहुत कम इन सवालों को रखते हैं कि भाई कोई रीति मुक्त होकर रीतिकाल का कवि कैसे हो सकता है। ये तो वही बात हो गई कि मैं केरल में ना रहकर केरल का निवासी हो जाऊं। और मुझे लगता है कि आधुनिकता का जो सवाल है, हिंदी कविता में आधुनिकता का जो सवाल है, जो मनुष्य और प्रकृति के बदलते संदर्भ का जो सवाल है, वो पहली बार बड़ी प्रमुखता के साथ छायावाद में सामने आता है। आखिर हमें यह सवाल भी इसी के साथ एक जुड़ा हुआ दूसरा सवाल भी है, और वह ये है कि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि इतिहास में क्रमभंग की बात हम कर रहे थे, तो हिंदी कविता में भी क्रमभंग की तलाश करनी चाहिए। और यह देखना जरूरी होगा कि मनुष्य और प्रकृति में जो बदलाव आया है, उसके समानांतर कविता में ऐसा बदलाव कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है। और आप देखेंगे कि छायावाद हिंदी कविता के 1000 साल पुराने इतिहास को बदलता है। और इसलिए बदलता है क्योंकि 1000 साल की कविता में जो छंद है, वो पहली बार छायावाद की कविता में टूटता है। और छंद का टूटना ऐसा नहीं था कि किसी एक व्यक्ति के दिमाग में कोई ख्याल आ गया और उसने छंद मुक्त कविताएं या छंद को तोड़ने की बात कही। यह प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंधों में आए बदलाव के परिणाम स्वरूप था। ऐसा नहीं था कि जैसा निराला सोच रहे थे या और अन्य कवि छायावाद के कवि सोच रहे थे, उस तरह से चार लोग किसी और दौर में नहीं सोच रहे होंगे। अपने तरीके से तो हर दौर का कवि नए अर्थों में ही सोचता है, नए प्रस्थान के साथ सोचता है। ये लगभग वैसी ही बात होगी जैसे हम ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई भगत सिंह और अंबेडकर 1857 में क्यों नहीं आए। क्योंकि समाज और समाज के जो अंतर विरोध हैं, वो चीजों को निर्मित करते हैं। ये लगभग उसी के समानांतर एक दूसरी बात भी मैं अब आपके सामने रखूं कि आखिर ये कौन से, इसके पीछे कौन से कारण हैं कि टॉल्स्टॉय, तुर्गेनेव और दोस्तोयेवस्की जैसे महान रचनाकार 19वीं सदी में पैदा। और आप देखेंगे कि इतना समृद्ध रूसी साहित्य 20वीं सदी में उस पाए का एक भी लेखक पैदा नहीं था। तो जो समाज के अंतर विरोध है, रचना का मूल उत्स वही है। और इसीलिए मनुष्य और प्रकृति में जो नए संबंधों में जो नया बदलाव आया है, जो नए मुकाम आए हैं, जो विकास की नई मंजिलें आई हैं, वहां से कविता में भी बदलाव आता है। और इसलिए छायावाद के कवि, छायावाद की कविता ने हिंदी कविता में एक नया मुकाम, एक नया प्रस्थान दिख रहा है छायावाद के कवि। आप देखेंगे कि ये जो छायावाद की कविता थी, उसमें प्रकृति बहुत है, लेकिन क्या ये वही प्रकृति है जो हम रामचरितमानस में देखते हैं? क्या ये वही प्रकृति है जो विद्यापति की कविताओं में है? या ये वही प्रकृति है जो रीतिकाल के कवियों के हैं? या उससे भिन्न है? प्रकृति तो छायावाद से ज्यादा द्विवेदी युग की कविता है। और मुझे लगता है कि इस संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का एक लेख है, कविता में प्राकृतिक दृश्य, संभवतः यही शीर्षक है मेरे ख्याल से। उस लेख को पढ़ा जाना चाहिए, जहां मनुष्य, प्रकृति और कविता के अंतर संबंधों को लेकर आचार्य शुक्ल मनुष्य और कविता का प्रकृति से जो संबंध है उस पर बात करते हैं। लेकिन ये सारा संबंध, ये सारी बातचीत एक नए दौर में, एक नए बिंदु पर आकर सामने आती है। और मनुष्य और प्रकृति के बीच जो यह औद्योगिक सभ्यता वाला जो विकास हुआ था, वहां से चीजें बदलती हैं और कविता के लिए भी नए बिंदु सामने आते हैं। आप देखेंगे कि द्विवेदी युग की कविता में जो प्रकृति वर्णन है, उस प्रकृति वर्णन का संबंध अपने आत्म के पहचान से जुड़ा हुआ है। आत्म के पहचान की जरूरत इसलिए है वहां, क्योंकि यूरोपीय सभ्यता के सामने हमारी क्या बिसात है, या हम कहाँ खड़े हैं, या हम कौन हैं। आप देखेंगे कि द्विवेदी युग की कविता में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं कि हम कौन हैं। और फिर हिमालय है वहाँ, हम, हमारी पहचान हिमालय से है, हमारी पहचान नदी से है, हमारी पहचान जंगलों से है।
लेकिन छायावाद के कवियों के लिए प्रकृति बाहरी नहीं है। उनके लिए प्रकृति का संबंध, प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का निरूपण आंतरिक, और इसलिए द्विवेदी युग की कविता में जो बाह्य प्रकृति का निरूपण है उससे भिन्न छायावाद की कविता में वह अंतः निरूपण तक चला आता है। और इस अंतः निरूपण की भाषा जो है वो बाह्य भाषा नहीं होगी। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि आखिर यह जो अंतः प्रकृति का चित्रण है छायावाद की कविता में, उसका संबंध छंद मुक्ति से किस तरह है। मैं 5 मिनट इस पर बात करना चाहूंगा कि आखिर छंद क्यों टूटे। आप देखेंगे कि मनुष्य, जैसा कि हमने बात की कि प्रकृति से वो लगातार सीखता, समझता, देखता और जानता रहा है। और ये जो कविता में जो छंद और जो ध्वन्यात्मकता थी, आप देखिए कि भक्ति काल की कोई भी कविता बगैर किसी खास राग के नहीं है। सब में एक खास तरह की लय और खास तरह की धुन और खास तरह की रागात्मकता है। और ये सारी लय, सारे धुन, सारी रागात्मकता सब कुछ प्रकृति से लिया हुआ है। संगीत का कोई भी अंश प्रकृति से बाहर नहीं है। और इसलिए भक्ति काल की कविता में संगीत और कविता के बीच कोई विभाजन नहीं है। इसलिए क्योंकि मनुष्य और प्रकृति के बीच में अभी कोई तीसरे की उपस्थिति नहीं है। लेकिन जब हम छायावाद के दौर में आते हैं तो एक तीसरे की दस्तक शुरू हो जाती है, औद्योगिक सभ्यता की। और इसलिए अब मनुष्य बाह्य प्रकृति पर उस तरह निर्भर नहीं है, वह अंतः प्रकृति की तरफ जाता है। और जो बाह्य प्रकृति में जो चीज, जो भूमिका ध्वन्यात्मकता निभा रही है, आप देखिए कि नदियों का संगीत हो, झरनों का संगीत हो, पहाड़ों की खामोशी हो, इन सब से बनने वाली जो लय है यह कविता की भाषा है। और इसलिए कविता में एक खास तरह की ध्वन्यात्मकता है, छंद है। और एक दूसरे स्तर पर अगर इस पर विचार करें तो औद्योगिक सभ्यता से पहले मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दोहराव हैं। कृषि सभ्यता के मूल में दोहराव है, ऋतुओं का चक्र है। एक फसल के बाद दूसरी फसल, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद फिर पहली फसल। कविता में भी यही दोहराव है, यानी जीवन की लय, जीवन का दोहराव, और कविता की लय, कविता का दोहराव। इनके बीच जो सिंक्रोनाइजेशन है, इनके बीच जो तदात्म है, यह कविता और मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों को सामने लाती है। लेकिन जब हम आधुनिक 20वीं सदी की बात करते हैं तो वह सिंक्रोनाइजेशन, वह तदात्म टूटने लगता है। और यहां से हमारे सामने एक नया सवाल आता है कि आखिर जो कविता में छंद में था, जो कविता में लय में था, उसके वो कहाँ चला गया। आप देखेंगे कि छायावाद की कविता में दृश्यों पर ज्यादा बल है, और जो छायावाद से पहले की कविता में जो ध्वनि है, जो ध्वन्यात्मकता है, वो छायावाद और छायावाद के बाद की कविता में उत्तरोत्तर दृश्यात्मकता में बदल जाती है। देखता हूं आ रही मेरे दिवस की सांझ बेला, मैं अकेला, मैं अकेला। यहाँ पर भी आप देखेंगे देखने पर बल है। या आप तूर्ती पत्थर की वो पंक्ति याद करिए जिसमें निराला कहते हैं, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। अब आप देखिए, मुझे अमीर का एक शेर याद आता है कि गरचे कब देखते हो, पर देखो, आरजू है कि तुम इधर देखो, इश्क क्या क्या हमें दिखाता है, आह तुम भी तो एक नजर देखो। लेकिन इस देखने में जो मीर के यहाँ है, और जब गालिब इस बात को, निराला जब इस बात को कहते हैं कि देखा मुझे इस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। अब आप देखिए कि ये जो देखना है, इसमें कितनी मुखरता है, कितनी विराट ध्वन्यात्मकता है। और ये इतनी विराट ध्वन्यात्मकता है कि वे ध्वनि की सीमाओं के पार चली जाती है, लगभग इस सीमा तक कि उस देखने में किसी आदमी का कलेजा फट जाए।
तो ये जो नया मुकाम है, यहाँ से हम मनुष्य, प्रकृति और कविता के नए प्रस्थान के बारे में बात कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि निराला की कविता जैसे जैसे आगे बढ़ती है, आप देखेंगे कि निराला ने आरंभ में बादल राग जैसी कविता लिखी। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रकृति का वर्णन की बजाय किसान की अंतः प्रकृति में जो हलचल मची हुई है, निर्दय विप्लव की प्लावित माया, उसका चित्रण है। यानी प्रकृति और मनुष्य के अंतर संबंधों में जो बदलाव आ रहा है, और प्रकृति का बाह्य जो अंतः में बदल रहा है, और अंतः में जो द्वंद्व मचा हुआ है, जो बाढ़ आ रही है, जो तूफान आ रहे हैं, उसकी बात निराला कहते हैं। और इसलिए यहाँ पर एक दो बात और मैं इसी संदर्भ में कहूँ और फिर आगे बढ़ूंगा कि निराला की कविता जो है वो कृषि जीवन की कविता उस अर्थ में नहीं है, वो कृषि जीवन के संक्रमण की कविता है। निराला किसान सभ्यता में हो रहे बदलाव के कवि हैं। प्रेमचंद किसान सभ्यता के लेखक नहीं है, किसान सभ्यता में जो बदलाव आ रहा था उसके लेखक है। और इसीलिए अगर निराला या प्रेमचंद से 100 साल पहले की कोई किसान सभ्यता पर लिखी जा रही थी, जो काम एक समय यूरोप में बाल्जाक कर रहे थे, जो टॉल्स्टॉय कर रहे थे, लगभग उसी तरह की चीज निराला और प्रेमचंद कर रहे थे। और इस तरह का एक शाम में थोड़ा सा अगर आप मुझे इजाजत तो एक छोटा सा प्रसंग अभी इन दिनों मेरे जहन में आया। 19वीं सदी में आदर्श था, 20वीं सदी में वो यथार्थ बनता है। यही बात तुर्गनेव अपने मरणासन जब थे अंतिम क्षण में उन्होंने टॉल्स्टॉय को कहा, उपन्यास को बचा लेना। लगभग यही बात जैनेन्द्र ने अपने एक जगह लिखा है कि जब प्रेमचंद की अंतिम जो रात थी, वो प्रेमचंद के पास बिस्तर में बैठे हुए थे और प्रेमचंद ने बहुत देर तक उनका हाथ पकड़ा। और फिर जैनेन्द्र ने कहा कि अब मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था कि थोड़ी ही देर पहले मैंने प्रेमचंद से हंस के मैनेजमेंट को लेकर, हंस के उसको लेकर बात की और उनसे काफी तल्ख बहस की। और उसके बाद प्रेमचंद निढाल हो चुके थे और कमजोर महसूस कर रहे थे, और उन्होंने जैनेन्द्र कुमार का हाथ पकड़े रहा। और फिर उन्होंने कहा कि 3 बजे उठकर रात के वो गुदगुदाते हुए बहुत धीमी आवाज में उन्होंने कहा कि अब आदर्श से काम चलने का नहीं है। तो यह जो प्रेमचंद जिस आदर्श से यथार्थ की बात कर रहे थे, तुर्गनेव जब टॉल्स्टॉय से कह रहे थे कि उपन्यास को बचा लेना, तो वहां भी आदर्श से यथार्थ की ओर जाने की बात थी। यही बात निराला के यहाँ भी दिखता है कि निराला बादल राग जैसी कविताओं से आगे निकलते हुए जो है सरोज स्मृति और कुकुर मुत्ता और उससे आगे आओ आओ खोले ताला या वो महंगा रहा जैसी कविताओं की तरफ। तो एक पूरा जो मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों में जो बदलाव आ रहा था, जो परिवर्तन हो रहा था, वो निराला के यहाँ दिखता है। और इस अर्थ में आप देखेंगे कि 1936 का साल, कभी हमें इस तरह से भी विचार करना चाहिए कि हम हिंदी में कुछ ऐसे वर्ष हैं जो सिर्फ संयोग हो सकता है कि 36 है और फिर 64 है। 36 के साल में कामायनी का प्रकाशन है, राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन है और गोदान का प्रकाशन। और आप देखेंगे कि 36 के बाद हिंदी साहित्य में आदर्श की जगह लगभग पूरी तरह यथार्थ है। और यहाँ से मनुष्य, प्रकृति और कविता के अंतर संबंधों का एक नया दौर। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे अभी हम बात कर रहे थे कि निराला जो है वो किसान जीवन के कवि उस तरह से नहीं है, लेकिन किसान जीवन से बाहर के भी कवि नहीं है। वो किसान जीवन के मरणासन स्थिति को चित्रित करते हैं, और इसलिए किसान जीवन में हो रहे अंतः संघर्ष, अंतर विरोध, आसन्न संकट, इस सब की बात अपनी कविता में रखते हैं। लेकिन अगर हम उनसे ठीक 1.5 दशक बाद, यानी 1950 के बाद की हिंदी कविता पर विचार करें, तो आप पाएंगे कि मनुष्य प्रकृति का अंतर संबंध में एक नया दौर, एक नए तरह की चीज
वहां स्पष्ट दिखने लगती है। जो निराला की कविता तक एक अस्पष्ट, धुंधली, कम दिख रही चीज की तरह नजर आता है। निराला का अर्थ यह था कि निराला ने कविता की पुरानी परिपाटी को पूरी तरह बदल दिया, और इसलिए जिस आधुनिक कविता की हम बात करते हैं, उसको मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत 1857 से मानने के बजाय हम छायावाद से हमें मानना चाहिए। और फिर छायावाद से आगे जब हम नई कविता के दौर में आते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर विशेषकर मुक्तिबोध के संदर्भ में अगर मैं कहूँ, तो वहाँ मनुष्य और प्रकृति का संबंध पूरी तरह फिर से बदल जाता है। ऐसा क्यों? आप अगर गौर करें तो निराला की कविता तक प्रकृति का संबंध मनुष्य की प्रकृति या मनुष्य की चेतना में आलम्बन की तरह है, और बल्कि आचार्य शुक्ल उसको साधारणीकरण तक ले जाते हैं। लेकिन मुक्तिबोध के यहाँ ना तो वो आलम्बन है, ना साधारणीकरण है। मुक्तिबोध के यहाँ वो भय और एक तरह का जो है बिलगाव पैदा करता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भी है कि जब हम मुक्तिबोध की कविता तक आते हैं, तो मुक्तिबोध की कविता किसान जीवन की कविता नहीं है, क्योंकि जिस किसान जीवन की हम बात कर रहे हैं, उसका विघटन तो बड़े पैमाने पर 20वीं सदी के आरंभ में ही शुरू हो जाता है। और 1950 के बाद भारत में जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया आरंभ हुई, उसने भारतीय समाज, हम किताबों में, छोटे क्लासेस में, स्कूलों में ये बात बच्चों को सिखाते रहे हैं, पढ़ाते रहे हैं कि भारत किसानों का देश है। लेकिन 1950 के बाद भारत का मूल अंतर्विरोध किसान सभ्यता का विघटन है, उसको नष्ट किया जाना है। और इस बात को पहली बार मुक्तिबोध रेखांकित करते हैं। आप देखेंगे कि जो उदात्त, जो विराटता, जो एरोटिक्स निराला की कविता में प्रकृति के माध्यम से होता है, वही प्रकृति मुक्तिबोध के यहाँ भय, जुगुप्सा, हिंसा के चित्रों में बदल जाती है। वहाँ भूतहा पीपल है, वहाँ घुघू है, उल्लू है, अंधे अंधियारी बाबरी है। ये सब प्रकृति के एरोटिक या उदात्त वाले दृश्य नहीं है। आखिर मुक्तिबोध की कविता में प्रकृति इतना भय क्यों देती है? क्योंकि यहाँ से मुक्तिबोध इस बात को सामने रखते हैं कि प्रकृति और मनुष्य के बीच जो लाखों वर्ष पुराना संबंध था, वह अब एक मुकाम पर आ चुका है। और औद्योगिक सभ्यता ने भारतीय समाज में, भारतीय जनजीवन में एक बहुत गहरी पैठ जमानी शुरू की है, और यहाँ से हमारा जीवन बदल रहा है। और अब लेकिन यह जो जीवन बदल रहा है, वो हमें प्रकृति से जो हम अलग हो रहे हैं, यह अलगाव भय उत्पन्न कर रहा है। आप देखेंगे यह अलगाव कुछ उसी तरह का है जैसा बच्चा माँ के गर्भ में जब होता है, तो वह जिस सुरक्षा को महसूस करता है, जब वो पहली बार गर्भ से बाहर आता है, तो उसके रोने के पीछे वह भय है। जब वह उस शरीर के अंग या शरीर के अंश के रूप में अपने आप को नहीं पाता, लगभग वही स्थिति मनुष्य की हो जाती है। और इसलिए मुक्तिबोध की कविता में इतना भय, इतने तरह के डर, इतना एलिनेशन, उसकी बात रामविलास शर्मा नहीं करते हैं। लेकिन यह जो मुक्तिबोध की कविता में और जो भय है, यह जो प्रकृति से अलगाव है, यह जो एक तांता है, वह इसी प्रकृति से अलग हो रहे बच्चे के, जैसे गर्भ से निकल आए बच्चे के रुदन है का जो रुदन होता है, वही मुक्तिबोध की कविता है। वह प्रकृति से अलग हुए भय में जी रहे मनुष्य का रुदन है। और यहाँ से अगर हम बात करना चाहें, तो मुक्तिबोध की कविता के रास्ते एक नए तरह की समकालीनता और एक नए तरह के समकालीन समय की चुनौती सामने आती है कि जिस बाह्य प्रकृति या जिस अंतः प्रकृति का उन्मूलन बड़े पैमाने पर हो रहा है, वहां से हमारे सामने मनुष्य होने का अर्थ क्या। और इसीलिए
मुक्तिबोध सभ्यता समीक्षा जैसी बात कहते हैं। और वो बार बार कहते हैं कि हमें अपने अंतःकरण के आयतन को विस्तृत करने की जरूरत है। वो इस बात को एक अंश, उनकी कविता का एक अंश में लिख कर आया मैं आपको, कि इतने में उसी अंधेरे में हाथ में लेकर एक रहस्यमय लालटेन, नंगे पांव, लगातार तेज चलता हुआ, ढूंढता हुआ हमें कोई लक्ष्य आता है, जिसे देख आभ्यंतर ग्रंथियां वही समस्याएं चीख चीख उठती हैं। देखिए, एकदम स्पष्ट लिख रहे हैं हम मुक्तिबोध कि आभ्यंतर ग्रंथियां वही समस्याएं चीख चीख उठती हैं। और ये जो अंधेरे में हाथ में लेकर एक रहस्यमय लालटेन, ये मनुष्य मुक्तिबोध की फैंटेसी है। मुक्तिबोध की पूरी कविता उस व्यक्ति के इंतजार की कविता है जिसे वो अपने जीवन काल में नहीं पा सके, और उनको लगता है कि प्रकृति का ही कोई, प्रकृति से ही निकला हुआ कोई मनुष्य, प्रकृति का ही कोई अंश आकर हमें इस पूरे संकट से निकाल ले जाएगा। लेकिन मुक्तिबोध उस व्यक्ति को, उस रहस्यमय व्यक्ति को, उस व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं पा पाते। और अगर हम यहाँ से बात करना शुरू करें, यहाँ से एक नए बिंदु की तरफ जाएं, तो हमारे सामने ये सवाल है कि मुक्तिबोध के बाद की जो हिंदी कविता है उसमें नए सवाल कौन से हैं, उसके सामने नई चुनौती कौन सी है। और आप देखेंगे कि यहीं से एक सवाल और सामने आता है कि जिसको हम कविता में प्रकृति की बात कर रहे हैं, क्या वह 40 वर्षों की कविता में प्रकृति का अर्थ क्या है? आखिर जैसा कि मैंने शुरू में ही आपसे कहा कि प्रकृति का अर्थ पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, जंगल सिर्फ यही नहीं है। प्रकृति एक चेतना है, प्रकृति एक संवेदना है। वह संवेदना जिसे मनुष्य अपने इर्द गिर्द, अपने अंदर, अपने बाहर महसूस करता है। और लगातार उस संवेदना पर अगर हमला हो तो मनुष्य अपनी अंतः प्रकृति से, बाह्य प्रकृति से बेलगाव महसूस करेगा। और आप देखेंगे कि 1960 के बाद इस बेलगाव में लगातार गति आती गई, और इस बात को रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, धूमिल जैसे कवियों ने तो रखा ही, 8वें दशक के कवियों ने भी रखा। और 8वें दशक के कवियों के लिए प्रकृति का अर्थ मनुष्य का सामान्य जन जीवन है। और इसलिए 8वें दशक के कवियों ने मनुष्य के उस सहज जीवन के को वापसी की बात कही। और आप देखेंगे कि ये प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी 8वें दशक की कविता में एक समग्र प्रक्रिया के रूप में सामने आती है। जो मानवीय संबंध है उसमें खत्म हो रही उष्मा, उसमें खत्म हो रहे ताप, उसमें खत्म हो रही जिजीविषा की चर्चा 8वें दशक के कवियों ने की। इस संदर्भ में मुझे कई बार लगता है कि हिंदी कविता को पढ़ने के जो हमारे पारंपरिक तरीके हैं उसमें बदलाव किए जाने चाहिए। जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि जो चंपा काले अक्षर नहीं चीनती त्रिलोचन की कविता है, देवताले की एक कविता है थोड़े से बच्चे और बहुत से बच्चे, और जो राजेश जोशी की बहुत प्रसिद्ध कविता है बच्चों पर। अगर इन 3 कविताओं को हम सामने रखें तो यह मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंधों में जो परिवर्तन हो रहा है, जो लगातार क्षरण है, उसको हम देख सकते हैं। आप देखिए कि चंपा काले अक्षर नहीं चीनती में चंपा अंत में कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे, क्योंकि औद्योगिक सभ्यता की जो गतिकी है, की जो मांग है, वह उसके प्रेमी को, उसके होने वाले पति को उससे छीन ली जाएगी। और कलकत्ते पर बजर गिरे एक तरह का प्रतिरोध है उसके पास, हालांकि वो ज्ञान विज्ञान से एक तरह से मुक्त है और उसका जीवन सहज नहीं है। एक बच्चे के जीवन का अर्थ क्या है? बच्चे के जीवन का अर्थ जो है एक हंसना, खेलना, देखना, समझना। लेकिन चंपा को ये अवसर नहीं मिले।
वो सुंदर की बेटी है और सुंदर ग्वाला है और वो पशुओं को चराने चली जाती है। यानी जिस वक्त उसको खेलना कूदना हंसना और गाना चाहिए, उस समय उसको जीवन की परिस्थितियों ने उसको इस काम के लिए बाध्य कर दिया। और यहाँ भी इस बाध्यता में भी हम उस सभ्यता के अंतर विरोध, सभ्यता के संकट, सभ्यता के दबावों को महसूस कर सकते हैं। और फिर चंपा का जीवन यही नहीं रुक जाए, उस पर हो रहे शोषण का यही अंत नहीं हो जाए। उसका जब ब्याह होगा तो जो उसका पति होगा वह कुछ दिन उसके संग साथ रहेगा और फिर वो कलकत्ता चला जाएगा। और त्रिलोचन कहते हैं कि फिर तुम पढ़ना लिखना सीख जाओ तो तुम उसको चिट्ठी लिखो। तो वो कहती है कि कलकत्ते पर बजर गिरे। तो मुझे लगता है कि ये कविता भी अपने अर्थ में उस औद्योगिक सभ्यता के बिना के तांडव को सामने रखती है, बहुत बहुत माइन्यूटली रखती है, बहुत सूक्ष्मता से हमारे सामने रखती है। और एक छोटी बच्ची, एक मासूम बच्ची के रास्ते त्रिलोचन इस बात को सामने रखते हैं कि कैसे एक सभ्यता चीजों को नष्ट कर रही है। अगर इसी से जुड़ती हुई एक दूसरी कविता हम देखें कि कैसे, जैसे त्रिलोचन के लिए जैसे वो सम पर कहना, वो उस बातों को बहुत अंतर्भूत, बहुत एक अंतर्लय के साथ कहना संभव था, देवताले के लिए संभव नहीं था। और जब वो कहते हैं कि थोड़े से बच्चे जो है उनके लिए हरा गलीचा है, घास के मैदान है, फुटबॉल का ग्राउंड है, स्कूल की बेंचें हैं जो है, और बहुत से बच्चे जो है जूठे बर्तनों में अपने लिए दिन भर का नाश्ता ढूंढ रहे हैं, कोई किसी के हाथों में बेतें उमच रही है, और तमाम इस तरह के पूरे विवरण है। और फिर वहां पर लाकर देवताले इस बात को रखते हैं कि अगर ईश्वर होता तो वह अपनी आंखों में सलाखें खुपस लेता। इस दृश्य को ईश्वर नहीं देख पाता, यानी ईश्वर की हमारी परिकल्पना झूठी। और इस ईश्वर की अगर परिकल्पना झूठी है तो मनुष्य के पास मुक्ति का क्या रास्ता है? मनुष्य के पास मुक्ति का रास्ता उसका आत्मसंघर्ष है, और उस आत्मसंघर्ष के रास्ते ही वह इस संकट से, इस परेशानी से बाहर निकल सकता है। और फिर इससे आगे जाकर राजेश जोशी इस बात को रखते हैं कि दुनिया की सारी गेंदें कहाँ चली गई। यह जो बच्चे का प्रकृति के साथ जो सहज संबंध होना चाहिए, ये जो खेल के मैदान उसके लिए होने चाहिए, आखिर ये सारे, यानी जो त्रिलोचन के यहाँ एक सहज संकेत था, देवताले के यहाँ जो विवरण था, और राजेश जोशी के यहाँ वह एक घनीभूत प्रश्न में बदल जाता है। तो यह जो कविता की विकास यात्रा है वह उस अंत प्रकृति के बदलाव की दशा और दिशा भी हमारे सामने रखती है। लेकिन 8वें दशक के बाद मुझे लगता है कि मैं 5-7 मिनट का समय मुझे आपको इजाजत दें तो मैं 5-7 मिनट में अपनी बात पूरी और करूँगा। यह जो 8वें दशक के बाद का समय है वह एक नई स्थिति लाकर हमारे सामने रखता है। और जैसे मैंने शुरुआत में हमने बात की कि जैसे मनुष्य और प्रकृति के संबंधों में औद्योगिक सभ्यता के साथ एक नया मुकाम आता है, उसी तरह का बदलाव हमारे बीच अब भी हुआ। भले हम इस बात से बहुत सचेत रूप में इसको न समझें, और वह है सूचना क्रांति का आगमन। सूचना क्रांति ने हमें एक ऐसी गति की दुनिया में लाकर रख दिया है जहां मनुष्य होने का कोई अर्थ हमारे लिए बचा नहीं है। अब आप देखिए, मनुष्य दूर, जैसे हमारी भाषा में दूर एक पहाड़ था तो वहां दूर को हम देखते थे और उसका एक अंदाजा लगाते थे। लेकिन मैं जिस समय एक ईमेल टाइप करता हूँ वो उसी क्षण दरभंगा, बिहार के सुदूर एक दरभंगा में भी पहुंच सकता है, और उसी क्षण वो अमेरिका के न्यूयॉर्क, जर्सी में भी पहुंच सकता है। और इस बदलाव ने हमारे सामने दूर का अर्थ बदल दिया है। और इस पूरी प्रक्रिया ने, हम अब भले अब इस बात को लेकर बहुत सचेत ना हो, हम भले इस बात को लेकर बहुत विचार न करने की स्थिति में हो, लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। और हम धीरे धीरे इसके, इसीलिए मैंने उस तर्क वाली बात से आरंभ किया था कि हम अब यहाँ पहुंच गए हैं जहाँ दूर का कोई अर्थ नहीं है।
अगर दूर कोई चिट्ठी जाती थी तो वो समय लेती थी, लेकिन अब दूर का कोई अर्थ हमारे लिए नहीं रह गया। तो यह जो सूचना क्रांति ने जो एक अभूतपूर्व गति हमारे सामने ला दी है, और यहाँ पर मुझे शुक्ल जी के उस कथन की याद आती है जहाँ वो इस बात को रखते हैं कि ज्यों ज्यों सभ्यता का विकास होगा त्यों त्यों कवि कर्म कठिन होता जाएगा। तो यह कवि कर्म के सामने एक नया प्रश्न है कि वह यह जो परिवर्तन हो रहा है, यह जो चीजें बदल रही हैं, यह जो चीजें इस पार से उस पार जा रही हैं, उसका क्या अर्थ है। हमारी भाषा में दूर का कोई अर्थ नहीं रह गया, ऊंचाई का कोई अर्थ नहीं रह गया, और ऐसे में कवि के सामने भाषा के नए सृजन, नए प्रस्थान, नए परिवर्तन की जरूरत है। अब आप देखिए कि जैसे औद्योगिक क्रांति ने में जो दोहराव था, औद्योगिक क्रांति में एक तरह की जो स्थिति थी उसने मजदूरों को एक नए बेलगाम में लाया, ठीक उसी तरह का बेलगाव सूचना क्रांति मध्य वर्ग को लाकर दे रही है। और मध्य वर्ग का व्यक्ति अपनी आत्म चेतना से, अपनी अंतः चेतना से, अपनी अंतः प्रकृति से कटा जाता है, और इसीलिए कविता का अर्थ, कविता का संदर्भ बदल जाता है। और आज की तारीख में, आज के समय में कविता पर बात करना, कविता और मनुष्य और प्रकृति के अंतर संबंध पर बात करने का अर्थ यह है कि मनुष्य और समाज, मनुष्य और मनुष्य के बीच के जो संबंध है, मनुष्य और भाषा के जो संबंध है, मनुष्य और आसपास की के पर्यावरण का जो संबंध है, उस संबंध के बारे में बात करें। आज की कविता में प्रकृति का संदर्भ ये नहीं है कि हम कहीं घूमने जाएं और वहां पे दिख रहे पहाड़ का सुंदर वर्णन करें। हम उन सारी चीजों से बाहर आ चुके हैं। अभी तो घर के भीतर अपने आप को, अपने आसपास की चीजों से बचाना कठिन है। जिस तरह के हमले हमारे मन, मस्तिष्क और हमारी चेतना पर हैं, वहां पर मनुष्य को बचाना, खुद को बचाना, प्रकृति को बचाना। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मनुष्य प्रकृति का अविभाज्य अंग है। तो इस अर्थ में प्रकृति को बचाने का अर्थ यह भी है कि हम मनुष्य को बचाएं, और मनुष्य को बचाने का एक अर्थ यह भी है कि हम खुद को बचाएं। और अगर हम खुद को नहीं बचा पा रहे हैं तो हम इस लड़ाई को हार जाएंगे। क्योंकि और इसमें भी एक दिलचस्प बात यह है कि खुद पर हमला करने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, हम ही हैं। यानी हमारा ही आत्म दो हिस्सों में बंट गया है, और हमारे आत्म को हमारी आत्म से चुनौती मिल रही है। और ऐसे में कविता के सामने, कविता के सामने यह सवाल है, कविता के सामने यह चुनौती है कि वो हमारे आत्म को कैसे बचाए, उस मनुष्यता की उस चेतना को कैसे बचाए जो चीजों से प्रेम करना, चीजों को नई दृष्टि से देखना, चीजों के प्रति करुणा और ममत्व जगाती है। अगर रघुवीर सहाय की कविता, बच्चा गोद में लिए चलती बस में चढ़ती एक स्त्री, दूर तक मुझ में कुछ घिसटता जाता हुआ, अगर इस पंक्ति को पढ़कर हमारे भीतर करुणा उमड़ती थी तो उस करुणा के उमड़ते रहने देने का सवाल है हमारे साथ। और इसलिए मनुष्य के रूप में बचे रहने का सवाल आज कविता का सवाल हो चुका है। और मुझे लगता है कि जब हम मनुष्य, प्रकृति और कविता के अंतर संबंध पर बात कर रहे हैं तो ये कोई एक व्याख्यान या एक दिन में होने वाली बात नहीं। इसका एक अर्थ यह भी है कि मनुष्य के रूप में, मनुष्य की स्वाभाविक मनुष्य के रूप में बचे रहने के सारे प्रयत्नों की तरफ हम लौटे। एडर्नो ने एक समय पूछा था कि ऑस्विच के बाद क्या कविता रह जाएगी, ऑस्विच में जो विभत्सता, जो नरसंहार, जो क्रूरता हुई, क्या इसके बाद भी लोग कविता लिख पाएंगे। मुझे लगता है कि एडर्नो का ये सवाल आज भी उसी तरह मौजूद है कि इस समय में हम करुणा को कैसे बचाएंगे, इस समय में हम प्रेम को कैसे बचाएंगे, इस समय में जो चरम घृणा है उससे हम कैसे लड़ेंगे। उससे लड़ने के लिए हमारी कविता के पास कौन सी भाषा है, कौन से उपकरण है हमारे पास। तो मुझे लगता है कि इन सारे प्रश्नों को, इन सारे संदर्भों को पर बात करना आज मनुष्य, प्रकृति और कविता पर बात करना है। और संक्षेप में मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी। मैं नहीं जानता कि मैं अपनी बात किस हद तक आप लोगों तक संप्रेषित कर पाया या नहीं कर पाया। जो है
मुझे इस कार्यक्रम में बोलने के लिए बहुत संक्षेप में, बहुत थोड़े दिन पहले ही सूचना मिली थी, तो मैं उस अनुरूप शायद तैयारी भी नहीं कर पाया, इसका भी इल्हाम है मुझे। लेकिन सब कुछ के बावजूद आपने मुझे समय दिया, मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं सैट विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर के अजीता का, इस कार्यक्रम के संयोजक भाकरन का, और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ।